गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हर्षित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने एजेंडे के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहला एजेंडा हमारा आज का ये है कि हम इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस जानेंगे क्या क्या है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने हैं? 3 लॉज हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद हमारा एजेंडा रहेगा, हम फोर्सेस के बारे में समझेंगे कि नॉर्मल फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स क्या है। ये इस टॉपिक में किन किन फोर्स के बारे में हमें समझना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को कर सके, कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप कर सके। तो उन फोर्सेस के बारे में हम लोग समझेंगे कि कब हमारा वेट लग रहा है, किस तरीके से वर्क होता है। थर्ड पॉइंट हम समझेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, यानी कि जो फोर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर हमारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। और इसके बाद फिर हम 4 to 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट और जेई के देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। आज की क्लास में हमें इन प्रॉपर पॉइंट्स पर वर्क करना है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ। क्या देखते हैं सबसे पहले? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इस समय ये रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर। अगर ये रेस्ट पर है तो ये हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा। ये हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसका मास m डैश, और अगर ये मूविंग कंडीशन पे है, किस पर है? मूविंग कंडीशन पर, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। सपोज दैट इसकी वेलोसिटी v है। इसकी वेलोसिटी क्या है? v। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो ये मूव कर रही। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन पे है तो ये हमेशा किस में रहेगा? मूविंग कंडीशन में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा, जब तक कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, फिर से एक बात समझें। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा किस में है? रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, ये है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए अब हम इन लाइंस पर ध्यान देते हैं। A body at rest will remaining at rest, and if it is moving, it will continue to move with constant velocity unless some external force changes its state of rest or uniform motion। जब तक कोई external force इसकी रेस्ट को या इसके मूविंग कंडीशन को चेंज ना करे। ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड लॉ। ये क्या है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? अब इस लॉ के बारे में समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर जिस भी फोर्स की हम लोग बात करेंगे वो फोर्स क्या होगा? एक्सटर्नल। तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, F एक्सटर्नल इज इक्वल dp अपॉन में dt। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। P क्या है? मोमेंटम। चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं।
According to the Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum of a body with time, change of linear momentum with time is proportional to the net external force applied it, and this change take place in the direction of the applied force. क्या हुआ हमारा? F इज इक्वल डी पी अपॉन में डी टी. हम सभी को पता है मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम होता है P इज इक्वल एम इंटू वी. मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल एम इंटू वी. ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पर डी पी चेंज इन मोमेंटम देखें, अगर हमारा मास जो है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में हमारे लिए क्या रहेगा? उस केस में हमारे लिए हो जाएगा, अगर चलिए इसकी पूरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, डी पी अपॉन में डी टी करके देखते हैं. अब यहाँ पर क्या हो गया? m डी वी अपॉन में डी टी प्लस ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया डी एम अपॉन में डी टी. ये हमने यहाँ पर इसका क्या किया? डिफ्रेंसिएशन किया मोमेंटम का. तो m डी वी अपॉन में डी टी प्लस वी डी एम अपॉन में डी टी. अगर मास कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है? कांस्टेंट, यानी कि चाहे वो मोशन में जब है तो वो क्या है? कांस्टेंट मास है, अपना मास चेंज नहीं कर रहा. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो हमें क्या मिलेगा? डी पी डी टी इज इक्वल एम, और ये क्या हो गया? डी वी अपॉन में डी टी. ये क्या हो गया? डी वी अपॉन में डी टी, यानी चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन. क्या होता है? एक्सेलरेशन डी पी अपॉन में डी टी. और ये किसके इक्वल है? एफ के इक्वल. यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? एफ इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन. क्या बोल सकते हैं? एफ इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, ये हमारा क्या है? सेकंड लॉ. ये हमारा क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अब हम आ जाते हैं थर्ड लॉ पे. किस पे आ जाते हैं? थर्ड लॉ पे. थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन. क्या है? एक्शन रिएक्शन. अब इसे हम समझते हैं. कैसे समझते हैं? एक डायग्राम लेकर के हम इसे समझते हैं. सपोज दैट ये दो ऑब्जेक्ट, ये क्या है? दो ऑब्जेक्ट. पहला ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? बी. पहला ऑब्जेक्ट क्या है? ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? बी. हमने यहाँ से इस पर फोर्स लगाया, या फिर हम अगर देखें कि ये यहाँ से हमने इस पर क्या लगाया? फोर्स. सपोज दैट हमने इस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया. अब ये एक्शन, ये क्या है? एक्शन. जहाँ पर कांटेक्ट है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स, ये ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट के बीच में जहाँ पर क्या है? कांटेक्ट, उस पॉइंट पर क्या लगेगा? एक्शन फोर्स. हमने यहाँ से एक फोर्स लगाया, एक फोर्स क्या लगाया? एफ फोर्स लगाया. इस पॉइंट, ये जो कांटेक्ट का पॉइंट है, अगर हम इसकी एफ बी डी बना के देखें, ये ए और ये क्या है? बी. जहाँ पर कांटेक्ट था, तो ये ए ऑब्जेक्ट इस बी पर एक फोर्स लगा रही थी, जिसे हम क्या बोलेंगे? एक्शन फोर्स. क्या बोलेंगे? एक्शन फोर्स. और जितने अमाउंट का फोर्स ए बी पर अप्लाई कर रही थी, बी भी उतने ही अमाउंट का फोर्स किस पर अप्लाई करेगी? ए पर. इक्वल अमाउंट अप्लाई करेगी, पर कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में. अगर ए ने बी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो बी जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में किस में फोर्स लगा रही है? ए पर फोर्स लगा रही है. ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है? इक्वल अमाउंट का फोर्स है. ये जो फोर्स है, ये कैसा है? इक्वल अमाउंट का क्या है? फोर्स है. चलिए अब पॉइंट पे आते हैं. According to Newton's third law of motion, to every action there is always an equal and opposite reaction. Action and reaction forces acts on different bodies. ये किसमें अप्लाई होंगे? डिफरेंट बॉडीज पर तब अप्लाई होंगे जब ये किसमें होंगे? कांटेक्ट में. ये किसमें होंगे? कांटेक्ट में. तो ये तीन लॉज ऑफ मोशंस हमारे, जिनका हम यूज़ करके इस टॉपिक में आगे चलेंगे. अब हम देखते हैं फोर्सेस के बारे में. किसके बारे में समझते हैं? फोर्सेस के बारे में, कि फोर्स क्या क्या है. इस टॉपिक में हमें कौन कौन से फोर्स यूज़ होने हैं. चलिए आ जाएं. हम सबसे पहला देख लेते हैं. एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है. तो उस फोर्स से क्या क्या है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट एयर में. कहाँ पर है? एयर में. और ये अर्थ, ये क्या है? अर्थ.
तो अर्थ का जो इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिससे ये क्या होगी, नीचे की तरफ मूव करेगी। ये क्या करेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, घसीटेगी, फोर्स लगाएगी। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, mg फोर्स। वो फोर्स क्या होगा, mg। ये क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, जो कहाँ की तरफ लगेगा, अर्थ की तरफ लगेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट। यानी ये क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्प्रिंग फोर्स भी देख लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है और ये किसी स्प्रिंग से अटैच्ड, और ये एरिया क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, फिक्स्ड है। उस केस में अगर इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पुल करें, बाहर की तरफ, कहाँ पुल करें, बाहर, तो ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी और ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, इधर। हमने फोर्स कहाँ लगाया है, इस तरफ। फोर्स कहाँ लगाया है, बाहर की तरफ। जैसे ही हम इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, तो ये अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, इसको वापस अपने जो इसका शेप है उसको रिगेन करने के लिए क्या है, एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स हमारा क्या होगा, kx। क्या होगा, kx। इसे हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, टेंशन फोर्स। सपोज दैट एक पुली है, इस पुली पर एक ऑब्जेक्ट एक साइड में लटका हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे साइड में लटका हुआ है। इसका मास m है और इसका मास कितना है, m डैश। तो ये दोनों अगर पर्टिकुलर किसी एक ही रोप से बंधे हुए हैं, किसी एक ही रस्सी से क्या है, बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। इसका वेट कहाँ लगेगा, m डैश g, नीचे की तरफ। और ये m, इसका वेट भी कहाँ लगेगा, mg, नीचे की तरफ। पर इन दोनों में जो ज़्यादा वेटेड है, जो ज़्यादा भारी है, वो क्या करने लगेगा, मूव करेगा। इसका मतलब पहली बात तो आप समझें कि ये दोनों कहाँ, इनका फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। वेट कहाँ लग रहा है, नीचे। और ये किससे बंधे हुए हैं, एक रोप से। तो इस पर एक फोर्स आ जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। और ये जो अगर ये पुली किसी फिक्स्ड, ये पुली अगर किसी सरफेस पर फिक्स्ड है, तो इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, जस्ट इसका डबल, यानी कि कितना फोर्स लगेगा, 2t फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, 2t फोर्स लगेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। अभी हम इसके बारे में समझ रहे हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस में कैसे इनका यूज़ करना है वो देखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं एक इस टाइप के क्वेश्चंस पर कि कैसे टाइप के फोर्सेस हमारे क्वेश्चंस में हमको मिलेंगे। सपोज दैट ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, ये यहाँ पर बंधा हुआ है। ठीक है, ये इससे क्या है, बंधा हुआ है। मान लीजिए किसी पॉइंट से फिक्स्ड है, हमने इसको क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, और इससे ये क्या है, अटैच्ड है। इस सेंटर पॉइंट से ये क्या है, अटैच्ड। तो ये क्या करेगा, मूव करके नीचे की तरफ आएगा। मूव करके कैसा आएगा, नीचे की तरफ, और एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। किसको पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर। सपोज दैट ये कहाँ आया, इधर। इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, v, इधर की तरफ रहेगी, और ये यहाँ पर क्या रहेगा, इससे अटैच्ड रहेगा। क्या रहेगा, अटैच्ड रहेगा। ठीक है, इसका मास अगर m है, तो यहाँ पर इसका वेट कितना रहेगा, mg, नीचे की तरफ। अगर ये इससे बंधा हुआ है, एक रस्सी है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन t। और इसका जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा, सेंटर की तरफ। कहाँ रहेगा, सेंटर की तरफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इक्विलिब्रियम जब लगाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, चलिए ठीक है, ये हमारा एक टाइप का फोर्स। अब ये जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इनको समझेंगे। अभी फिलहाल हम फोर्सेस के बारे में समझ रहे थे। हमने कौन कौन से फोर्स देख लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया, स्प्रिंग फोर्स देख लिया, टेंशन फोर्स देख लिया, और हमने क्या देख लिया, ठीक है,
सर्कुलर फोर्स, ठीक है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट थर्ड जो हमारा एजेंडा था उस पर चलते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर जो हमारे क्वेश्चंस जिनमें फोर्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगेगी उन्हें हम कैसे देखेंगे। चलो देखते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सपोज दैट ये एक फिक्स्ड सरफेस है जिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इससे अटैच्ड, किसी रोप से अटैच्ड एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, और इस पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स। हमने एक F फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट B पर, जिससे ये B ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, आगे। और B और A अगर किसी रोप से बंधे हुए हैं तो एकदम टाइट हो जाएंगे, एकदम इनके बीच में जो रस्सी है वो क्या हो जाएगी, टाइट। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। किसी B ब्लॉक के लिए जब फोर्स को हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर सेकेंड लॉ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, सेकेंड लॉ का, F नेट। और ये फोर्स हमेशा कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, तो हम चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल लिख सकते हैं। F नेट इज इक्वल क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि इस B ऑब्जेक्ट का जो भी मास है, सपोज दैट इसका मास कितना है, m, तो ये हो जाएगा mb, और फोर्स लगाने पर ये जितने एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई a, ये क्या हो जाएगा हमारा F नेट। ठीक है। अब F नेट देखो क्या होगा, अगर इस ऑब्जेक्ट B की बात करें, इस B की बात करें, तो हम इसकी क्या बनाएंगे, FBD। हम क्या बनाएंगे, FBD, जिसमें एक F फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, और टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ पर F नेट क्या आएगा हमारा, F माइनस टी इज इक्वल MB इंटू ए। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बैलेंस करके सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम, सपोज दैट ये एक इंक्लाइंड सरफेस है। ये क्या है, इंक्लाइंड सरफेस, और इस इंक्लाइंड सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस इंक्लाइंड सरफेस पर क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर, और यहाँ पर किसी एक फिक्स्ड वॉल से एक स्प्रिंग के थ्रू ये क्या है, बंधा हुआ है। क्या है, अभी मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, ये किस में, रेस्ट में रखा हुआ है, और इसका मास कितना है, m। मास इसका कितना है, m। तो इस पर फोर्स हम अगर हम बताएं कि इस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे, तो देखिए क्या क्या फोर्स लगेंगे। इस पर एक फोर्स लगेगा mg, नीचे की तरफ। कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है। अगर इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल बना रहा था तो यहाँ पर एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। और जहाँ पर कांटेक्ट है, जहाँ पर कांटेक्ट है उसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब अगर हम इस स्प्रिंग की बात करें और ये बैलेंस है, क्या है, बैलेंस, तो इस पर mg cos थीटा इधर, यहाँ पर क्या है, mg sin थीटा। हम क्या बनाते हैं, कंपोनेंट। ये mg से मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है और ये थीटा एंगल पर है, तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है, इसका वेट कहाँ लगेगा, mg नीचे। इस mg के दो कंपोनेंट बनेंगे। कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट। ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। तो यहाँ पर क्या है, mg sin थीटा, ये क्या है, mg cos थीटा, ये है mg, ये है नॉर्मल फोर्स, और स्प्रिंग का एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या हो जाएगा, kx। क्या हो जाएगा, अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन पे है, रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, kx इज इक्वल mg sin थीटा। और इस नॉर्मल फोर्स को अगर हम बैलेंस करके लिखें तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। इस तरीके से क्वेश्चंस अगर हमारे आएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए अब तीसरे टाइप का देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक पुली है, इस पुली पर एक मास m डैश, और यहाँ पर क्या है, एक मास m है। ठीक। अब मास अगर m है
तो इसका एक वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ mg, इसका भी वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ m डैश g। ये क्या हो गया, m डैश g। और यहाँ पर लग रहा है टेंशन फोर्स। अगर ये रोप एक ही रोप से कनेक्टेड है तो दोनों साइड में फोर्स कितना लगेगा, T और T। अब देखो, जो ज़्यादा वेटेड है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी एक्सेलरेट करेगा। अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इससे कनेक्टेड जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे, एफ नेट इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या बनाएंगे, एफ नेट इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या है, m डैश जी, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, m डैश जी माइनस टी। एक फोर्स, बड़ा वाला फोर्स कहाँ हो गया, नीचे, और जो छोटा फोर्स है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो लार्ज फोर्स में हमने स्मॉल फोर्स को सब्सट्रैक्ट किया, ये क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरीके से हम इक्वेशंस बना करके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं। एक टाइप और देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे और आते हैं। सपोज दैट ये सरफेस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट B और एक ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, A, और इस पर फोर्स क्या पड़ रहा है, F। फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, F। तो अब यहाँ पर हम नॉर्मल फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नॉर्मल फोर्स निकालेंगे, या इनकी हम FBD बनाएंगे। कैसे हम फोर्स को डिनोट करेंगे, तो इस A पर, इस A ऑब्जेक्ट की जब हम FBD बनाएंगे तो यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है, F, और इन दोनों के बीच में क्या है, कांटेक्ट। क्या है, कांटेक्ट। तो यहाँ से एक इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसका, ये इसका एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब वो फोर्स क्या हो सकता है, मान लीजिए ये हमने क्या ले लिया, FB ले लिया। ठीक है, अब अगर हम B की बात करें, किसकी बात करें, B की, तो जिस फिक्स्ड सरफेस से ये बंधा हुआ है, अटैच्ड है, ये इस पर क्या लगाएगा, एक नॉर्मल फोर्स। क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर ये जो A है, जब इधर फोर्स लगा तो ये वाला A भी B पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स हो गया FA। क्या हो गया, FA। अगर मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, F नेट इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मूव नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, और F नेट को हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, और दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने कौन कौन से देख लिए, ये देख लिया सरफेस पे रखा हुआ, फिर हमने देख लिया एक इंक्लाइंड प्लेन का, फिर हमने देख लिया पुली का, और एक हमने देख लिया कनेक्टेड रोप्स का। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और हमने ये देख लिया कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। हमारे लिए इन क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकें, और कैसे हम क्वेश्चंस में इन सेगमेंट्स का यूज़ करते हैं ये भी हम लोग अब क्वेश्चंस में देखते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। नीट 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आज का हमारा क्या है, 1। चलिए क्वेश्चन को बहुत इजीली वे में रीड करेंगे, और रीड करने के बाद ही हम प्रॉपर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे में। 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg, एक 4 kg एक 6 kg, आर टाइड टू द एंड्स ऑफ मासलेस स्ट्रिंग। हम अभी जो ये जो चैप्टर कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम चीज़ें हम मासलेस लेकर के ही चलेंगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस और मासलेस चीज़ें ही लेकर के चलेंगे, ताकि क्वेश्चन को पहले इजी वे में सॉल्व करें। जब बताएगा कि ये मास है इनमें तो कितना मास है, वो हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। द स्ट्रिंग passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in the term of acceleration due to gravity. अब यहाँ पर हमको इस सिस्टम का क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है, एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा काम है वो है FBD। सबसे पहला हमारा काम क्या है, FBD, यानी फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है, फ्री बॉडी
डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शुरुआती टाइम में, जब हम क्वेश्चंस सीख रहे हो, जब हम सीख रहे हो। तो देखें, ये 4 kg का एक ब्लॉक है, इस पर एक वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, वो हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई जी। अगर मास m है तो ये क्या हो जाएगा, mg वेट नीचे की तरफ, और इस पर एक टेंशन रोप कनेक्टेड है तो इस पर क्या लगेगा, एक टेंशन T कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अगर हम देखें 6 kg वाले को, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 6g नीचे की तरफ, और यहाँ पर भी एक क्या लग रही है, टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ। टेंशन कहाँ लग रही है इसमें, ऊपर की तरफ। चले, अब अगर हमको पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन देखना है, पूरे सिस्टम का क्या देखना है, एक्सेलरेशन, तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं एफ नेट इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो एफ नेट कितना है, किसी एक बॉडी के लिए पहले हम करते हैं, हमने सपोज दैट इस 6 kg वाले मास के लिए हमने करना शुरू किया, तो ये क्या हो गया, एफ नेट। देखो इसमें फोर्स एक कहाँ लग रहा है, 6g नीचे, अपोजिट में क्या है, t, यानी एफ नेट। एफ नेट एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो दूसरी क्या है, निगेटिव, दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट, तब बनेगा एफ नेट इज इक्वल मास। मास कितना है, 6, कितना है, 6, और एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए। अगर ये हमारा ज़्यादा वेटेड है तो ये किस एक्सेलरेशन से जाएगा, नीचे, ए एक्सेलरेशन से। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 6g माइनस टी इज इक्वल 6a। इस वाले को मैं यहाँ बनाए दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। ये हो गया 6 kg वाला ब्लॉक, तो ये बन जाएगा 6g, और ये ऊपर की तरफ क्या रहेगी, टेंशन। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं, वेट कहाँ है, 4g नीचे और t कहाँ है, ऊपर। देखो ये अगर नीचे जा रही है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे, तो कनेक्टेड रोप के वजह से ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी लार्ज फोर्स इसमें क्या है, टी का क्या है, लार्ज, क्योंकि ये कहाँ मूव कर रही है, ऊपर, और 4g इसमें क्या होगा, कम, यानी हमने क्या लिया, t माइनस 4g इज इक्वल 4a, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व किया, t से t कैंसिल, ये माइनस t, ये प्लस t, और 6g माइनस 4g क्या हो गया, 2g। 6 से प्लस 4 है, ये कितना हो गया, 10a। a इज इक्वल कितना हो गया, 2g अपॉन में 10, 2 से इसको कैंसिल किया, ये कितना हो गया, g बाई 5, यानी कि a इज इक्वल कितना आया, g अपॉन में 5 मीटर। g इज इक्वल कितना, a इज इक्वल कितना हुआ, a इज इक्वल g अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या आएगा, आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा g बाई 5। कितना आंसर होगा, g बाई 5। ठीक है, चले अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा काम क्या है, हम जब क्वेश्चंस को करें तो बहुत इत्मीनान से उनको सॉल्व करें शुरुआत में, ताकि हमसे क्वेश्चन में मिस्टेक्स कम हो, और मिस्टेक्स कम होने के साथ साथ अगर आप प्रॉपर वे में उसको सॉल्व करोगे तो आप उसके हर एक स्टेप को समझ पाओगे। जब आप शॉर्टकट अपनाने लगते हैं बहुत शुरुआत में ही, तो वो कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है। चले आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 blocks A, B and C of mass 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact। देखिए ध्यान से, are in contact, A, B, C, ये किस में है, कॉन्टैक्ट में है। पहले वाले A का मास कितना है, 4 kg, दूसरे वाले B का मास कितना है, 2 kg, और थर्ड वाले C का मास कितना है, 1 kg। ठीक है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। इफ़ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, कितने का फोर्स यहाँ पर लग रहा है, 14 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ऑन द 4 kg ब्लॉक, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। अब A एंड B के कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा है A एंड B पर, तो देखो हमने बनाई FBD, ये है A और ये ब्लॉक क्या है B, ये ब्लॉक है A,
ये ब्लॉक क्या है बी। इस पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा था 14 न्यूटन। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा 14 न्यूटन। तो अब हम इस पर एफ बी डी बनाएंगे। क्या बनाएंगे एफ बी डी। इसके लिए हमने बनाया एफ बी डी। सबसे पहले हमने लिया ए ब्लॉक। सबसे पहले हमने क्या लिया ए ब्लॉक। ए ब्लॉक पर फोर्स कितना लग रहा है 14 न्यूटन। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखें तो ध्यान से देखें इसके पास में कौन सा दूसरा ब्लॉक है ब्लॉक बी। क्या है अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी यानी कि इस हिस्से का हमको कॉन्टैक्ट फोर्स क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर एक ए और बी पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये बी और ए के बीच में एक्शन और रिएक्शन लगेगा। अगर ये एक एक्शन फोर्स है तो ये कौन सा फोर्स रहेगा रिएक्शन फोर्स रहेगा ए और बी के कांटेक्ट पे, जैसा कि हमने थर्ड लॉ में देखा था। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, जब ये सब कनेक्टेड है पूरा सिस्टम क्या है कनेक्टेड, पूरा सिस्टम क्या है कनेक्टेड। हमने ये पूरा सिस्टम लिया, टोटल मास कितना है 4 2 1 यानी 7 kg का। कितने का है 7 kg। अगर ये कनेक्टेड है तो ये फोर्स लग रहा है ये कनेक्टेड है तो ये पूरा का पूरा एक साथ क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा। पूरा एक साथ क्या करेगा एक्सेलरेट। तो हमने क्या लिया टोटल मास क्या ले लिया एक साथ। मान लिया कि ये पूरा ऑब्जेक्ट एक है क्योंकि अब सभी क्या हैं कांटेक्ट में। और इसका एक्सेलरेशन कितना है ए, और यहाँ पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 14 न्यूटन। कितना अप्लाई हो रहा है 14 न्यूटन। हमने फॉर्मूला लगाया F इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने क्या लगाया F इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। 14 न्यूटन फोर्स, मास कितना है 7, एक्सेलरेशन निकालना है यानी एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरे सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, बी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है और सी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। अब देखो हम आ गए, ये हमने क्या लिया ए, ये हमने क्या ले लिया ऑब्जेक्ट ए ले लिया, और ऑब्जेक्ट बी और सी ये हमारे पास क्या है बी और सी। हमको ए और बी के कांटेक्ट में बताना है तो हमने बी और सी को साथ में ले लिया, ए को क्या ले लिया अलग। ये भी कितने से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी कितने से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए ऑब्जेक्ट जितना इस बी पर फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स कहाँ लग रहा है इधर लग रहा है, यानी कि हम इन दोनों के कांटेक्ट में अप्लाई होने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने इस बी सी ऑब्जेक्ट को लिया, इसके लिए F नेट इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट कितना हो गया, इसके लिए F यहाँ पर फोर्स, ये फोर्स मास सपोज दैट ये कितना है एफ बी फोर्स है, तो एफ बी इज इक्वल मास कितना है बी और सी का मास 2 + 1 ये कितना हो गया 3, और एक्सेलरेशन कितना था 2 यानी ये कितना हो गया 6 न्यूटन फोर्स। कितना हो गया 6 न्यूटन फोर्स। और जितना एक्शन है उतना ही क्या होगा रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर इनके कांटेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए पार्ट। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा ए पार्ट सही रहेगा। चलिए अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बूस्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का, ये नीट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब PYQ ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिन्हें आज हम क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। अ बैलून विद मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन। एक बैलून जिसका मास क्या है m, इस पूरे का मास कितना है m मास है, इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a। ये a एक्सेलरेशन से कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है नीचे। अब a जो है वो g से छोटा है, ये हमको पता चल गया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से धीमा ही ये नीचे आ रहा है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड
फ्रॉम इट, अगर हमने इससे कुछ मास रिमूव कर दिया, हमने इससे कुछ मास क्या कर दिया, रिमूव, तो रिमूव करने के बाद इसका मास कितना बचेगा, m माइनस एम डैश। सपोज दैट हमने m डैश मास रिमूव किया, कितना मास रिमूव किया, मास रिमूव हमने कितना किया, m डैश, तो हमारे पास कितना मास बचेगा, m माइनस एम डैश, कितना बचेगा, m माइनस एम डैश। और ये बैलून दैट इज स्टार्ट मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए, तब ये क्या करना शुरू कर देता है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये डिवाइड ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। वो मास कितना है ये हम लोगों को क्या करना है, बताना है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, कितना मास रिमूव हुआ है, यानी m डैश की वैल्यू हमको क्या करनी है, बतानी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्टली हम इस वाले बैलून को देखते हैं। पहली कंडीशन, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर एक एयर फ्रिक्शन लगा रही होगी, या फिर एक बुयांट फोर्स वर्क कर रहा है इस पर, ताकि ये इसको रोक रहा है। अगर वो ना रोक रहा होता तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g से नीचे की तरफ मूव करता है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है जिस वजह से ये धीमे धीमे क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। सपोज दैट इस पर एक बुयांट फोर्स Fb कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो आते हैं इस वाले के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले F नेट इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, F नेट इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इसका वेट ज़्यादा है तो ये कहाँ की तरफ मूव करेगा, नीचे, तो ये हो गया mg। इसका वेट mg, ये कहाँ की तरफ वर्क करेगा, नीचे, माइनस अपोजिट में क्या है, बुयांट फोर्स Fb इज इक्वल, अब मास इंटू एक्सेलरेशन यानी हो गया ये ma, इक्वेशन नंबर 1। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर हम यहाँ पर Fb की वैल्यू निकालें, Fb, तो Fb इधर गया पॉजिटिव, ma कहाँ जाएगा, इधर, तो ये हो गया mg माइनस ma। इक्वेशन नंबर हमने क्या ले ली, फर्स्ट ले ली। क्या ले ली, फर्स्ट। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले के लिए। जब m डैश मास रिमूव हो गया तो मास कितना बचा, m माइनस एम डैश। और अब ये कहाँ की तरफ वर्क कर रहा है, ऊपर। ऊपर बुयांट फोर्स कितना लग रहा था, Fb, और इसका वेट कितना होगा, m माइनस एम डैश g। कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। चलें अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर इसके लिए हमने इक्वेशन बनाई, Fb माइनस हैवी फोर्स कौन सा है, ये लार्ज फोर्स कौन सा है, ये, तभी ये कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। Fb माइनस एम डैश g इज इक्वल m माइनस एम डैश a। F नेट इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो Fb माइनस, अब यहाँ पर हम लोग इस Fb की वैल्यू पुट कर देते हैं। इस Fb की क्या पुट कर देते हैं, वैल्यू। वैल्यू रखने पर क्या आया, पिन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। ये हो गया mg माइनस ma। अब इसे, ये हो गया माइनस mg, ये हो गया माइनस माइनस प्लस m डैश g, और यहाँ क्या हो गया, m माइनस एम डैश a। अब देखो, माइनस के एम जी प्लस के एम जी से कैंसिल, ये क्या हो गया, m डैश g माइनस एम ए, यहाँ पर हुआ एम ए माइनस एम डैश ए। एम डैश के टर्म को एक तरफ ले आएँ, m डैश g प्लस m डैश a, यहाँ पर क्या है, एम ए, और ये वाला एम ए कहाँ लेके गए, उस तरफ, ये हो गया प्लस में एम ए, ये हुआ 2 एम ए, और यहाँ पर अगर हमने m डैश कॉमन लिया तो कितना हो गया, g प्लस ए, यानी m डैश की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 2ma अपॉन में g प्लस ए। क्या मिलेगी, 2ma अपॉन में g प्लस ए, ये हमको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो इसका आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट 2ma अपॉन में g प्लस ए। ठीक है, इस तरीके से हमको अपने कॉन्सेप्ट को क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमें एक एक बारीकी से फोर्स को लगाना, और सिर्फ एक फार्मूला, F नेट इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन।
यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। कैसे हमको इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को लाना है, फोर्स को बैलेंस करके क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेई 2006 का ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को पहले मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर एक कैंची। ठीक है, चलें देखें क्वेश्चन नंबर 4। सिस्टम सोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। ये किस में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है। एंड एट रेस्ट, और रेस्ट पर है यानी मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी है ही नहीं, ना कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पर है। द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, इन्हें हमने मासलेस लिया हुआ है। नाउ द स्ट्रिंग इज कट, जब ये बैलेंस है, ये इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट पर है, उस टाइम पर। ठीक है, ध्यान से देखो, जब ये किस पर है, रेस्ट पर है, ये किस पर है, रेस्ट पर। तो ये किस पर है, रेस्ट पर, एट रेस्ट। अगर हम रेस्ट की बात करें तो यहां पर पहला मास कितना है, 2m। ये देखिए, ये मास कितना है, 2m, और दूसरा मास कितना है, m है। द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2n m जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट विल बी। टोटल ये रेस्ट पर है, जब हम इसको कट करेंगे उसके बाद हमको एक्सेलरेशन बताना है 2m वाले ऑब्जेक्ट का और m वाले ऑब्जेक्ट का। चलो, जब रेस्ट पर है, किस पर है, रेस्ट पर, तो एफ नेट इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो 0 हो गया भाई जब रेस्ट पर है, तो ये क्या हो गया, एफ नेट। अब अगर हम इस पूरे ब्लॉक को देखें, इस पूरे ब्लॉक को देखें, तो ये है रेस्ट की कंडीशन पर 2m प्लस m, यानी ये कितना हो गया, 3m। कितना हो गया, और इन दोनों ऑब्जेक्ट का अगर हम वेट देखें तो ये कितना है, 3mg। कितना वेट है, 3mg। एफ नेट 3mg, और यहाँ पर एक स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, सपोज दैट फोर्स लग रहा है एफ स्प्रिंग, हम ऐसे ले लेते हैं। तो ये रेस्ट पर है, इसका मतलब जितना ऊपर की तरफ स्प्रिंग इसको पुल करेगी, जितना वेट इसका नीचे है उतना स्प्रिंग इसको कहाँ पुल करेगी, ऊपर। और बैलेंस कर लिया, क्या कर लिया, बैलेंस, इक्विलिब्रियम कर लिया, यानी एफ स्प्रिंग इज इक्वल क्या है, 3mg। तो पहली कंडीशन हमारी क्या बन गई, एफ स्प्रिंग इज इक्वल 3mg। क्या बन गई, 3mg। अब हमारे पास क्या है, अब ये क्या कर रहे हैं, हम m वाली स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं, इस वाली स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, कट। जब हम इसे कट कर रहे हैं तब 2m का कितना एक्सेलरेशन होगा, m का कितना एक्सेलरेशन होगा, वो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है। चलो भाई आ जाओ। जब हमने m वाले को कट किया, किसको कट किया, m वाले को, फॉर m कट किया, कट करने से ये फ्री हो गया। क्या हो गया, फ्री। अगर ये फ्री है, ये ऑब्जेक्ट फ्री है, तो ये वेटेड है, इस पर एक वेट क्या वर्क कर रहा है, mg वेट कर रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। कहाँ मूव करेगा, नीचे की तरफ। जब ये नीचे जाएगा, इसका मतलब इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, जी। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो हम बता सकते हैं कि ये जो m वाला है इसका तो क्या हो गया, g डाउनवर्ड, यानी ये हो गया g डाउनवर्ड और ये हो गया g डाउनवर्ड। चलो, एक बात हमको पता चल गई। अब हम देखते हैं ये जो 2m का मास है, कौन सा मास है, 2m वाला, ये हो गया 2m। अब ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग पर एक फोर्स लग रहा है एफ स्प्रिंग ऊपर की तरफ, और इसका वेट, ये जो 2m वाला है इसका वेट कितना है, 2mg। कहाँ वेट लगेगा, नीचे। अगर अब देखो भाई, यहाँ पर एफ स्प्रिंग कितना है, 3mg के इक्वल, और नीचे का वेट कितना है, 2mg। तो यहाँ पर ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एफ नेट इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट, स्प्रिंग का वेट कहाँ है, ऊपर, 3mg,
माइनस इसका वेट कितना है 2mg, और ये क्या हो गया m इंटू ए, m इंटू ए यानी m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका मास कितना है 2m, इसका मास कितना है 2m। भाई मास है तो हमको मास लेना था, मास कितना हो गया 2m, और ये कहाँ जाएगा एक्सेलरेशन ए से। अब देखो भाई जौन सा फोर्स बड़ा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा एक्सेलरेट, यानी ये कहाँ चलेगा ऊपर की तरफ। ये हो गया mg और ये हो गया 2m a, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी आई g/2, एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी आई g/2, पर किस डायरेक्शन में ऊपर, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स क्या है बड़ा, तो क्या हो जाएगा g/2 अपवर्ड एंड g डाउनवर्ड। 2m के लिए g/2 अपवर्ड और m के लिए g डाउनवर्ड। जेई 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है जेई 2001 का, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने में भी बहुत मज़ा आती है और हम सब लोगों को करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल मतलब मज़ा ही आ जाती है, करने के बाद लगता है कि हाँ हमने कुछ किया। चलो भाई क्वेश्चन क्या है, द पुलिस एंड स्ट्रिंग सोन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। थीटा एंगल की वैल्यू बतानी है। डायग्राम पहले आप सभी लोग ध्यान से देखें। दो पुलिस हैं, मासलेस, स्ट्रिंग भी मासलेस, फ्रिक्शनलेस हैं। ये मास m है, ये मास है √2m, ये है m। अगर स्क्रीन पर सही से नहीं दिख रहा हो तो मैं बनाए दे रहा हूँ। ये कितना है √2m, ये m और ये m, और हमें क्या बताना है थीटा एंगल बताना है। अभी फिलहाल ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है। जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होगा हम लोग FBD बनाते हैं। क्या बनाते हैं FBD। हमने लिया FBD बनाएंगे, उसके पहले हम कुछ देख लेते हैं। ये एक रोप से कनेक्टेड है, इस पर टेंशन क्या लग रही होगी T। सेम वही रोप इधर है तो इस पर भी टेंशन क्या लग रही है T। M ऑब्जेक्ट है, इस पर टेंशन क्या लग रही होगी T। वही रोप यहाँ पर आ रही है, इस पर टेंशन क्या लग रही है T। इस ऑब्जेक्ट M का वेट mg नीचे की तरफ, इस ऑब्जेक्ट m का वेट mg नीचे की तरफ। इस √2m का वेट कहाँ लगेगा √2m वाले ऑब्जेक्ट का नीचे, √2mg कहाँ लगेगा √2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ये T, ये हमारे पास क्या है टेंशन फोर्स T। हम इसके कंपोनेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं कंपोनेंट। हम सभी लोगों को पता है अगर कोई फोर्स है तो इसका जिस तरफ एंगल है उसे हम लोग क्या लेते हैं F cos थीटा। अभी हम लोगों ने पहले भी देखा। और एंगल से दूर वाला क्या होता है F sin थीटा। अगर ये T फोर्स है, ये टेंशन है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक थीटा की तरफ वाला T cos थीटा और थीटा से दूर वाला क्या बनेगा T sin थीटा। इस वाले T के लिए भी यही T cos थीटा कहाँ ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ एक और लगेगा T cos थीटा और इस बार इधर क्या लगेगा T sin। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है। तब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में देखें। ये जो T है T इज इक्वल क्या हो जाएगा mg। क्या हो जाएगा mg। कैसे होता है उसे भी देख लें, कैसे होता है उसे भी देख लें। F नेट इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम इस ऑब्जेक्ट के लिए देखें तो F नेट कितना है mg माइनस टी। क्या ये मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया t इज इक्वल mg। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो गई हमने बना ली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने क्या कर ली बना ली। अब हम इस वाले पे आ जाते हैं √2m वाले पे। √2m और इस पर वेट कितना लग रहा है g नीचे। देखो
अगर ये बैलेंस पर है, ये इक्विलिब्रियम पर है, तो जितना ऊपर का फोर्स है उतना ही फोर्स कहाँ होना चाहिए, नीचे का फोर्स होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इस पर इस वाले के लिए इक्वेशन बनाते हैं, एफ नेट इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये एक्सेलरेट हो रहा है? नहीं, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, 0। एफ नेट नीचे का फोर्स √2 mg, और अपोजिट में कितना है, इसके अपोजिट में है टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, ये हो गया 2t कॉस थीटा। ये क्या हो गया, 2t कॉस थीटा। इक्वल में क्या हो गया, 0, या फिर ये दोनों फोर्स ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई। अब देखो t की वैल्यू कितनी हमने निकाली, mg। t की वैल्यू हमने कितनी निकाली, mg। तो हम इसे क्या करेंगे, t की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो √2 mg इज इक्वल टी mg, ये हो गया कॉस थीटा। mg से mg कैंसिल, √2 अपॉन में 2 इज इक्वल क्या है, कॉस थीटा, ये वैल्यू कैंसिल 1/√2, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल 1/√2 विच इज इक्वल कॉस 45 डिग्री, विच इज इक्वल कॉस 45 डिग्री, सो दैट थीटा विल बी 45 डिग्री। अगर ये बैलेंस है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। कितनी होगी, 45 डिग्री। जेई 2006 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। आप सभी लोग, जब तक हम लोग इस फोर्स कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आती इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने में, और जब हमारा आंसर निकलने लगता है हमको और मज़ा आने लगती है। शुरू में तो हो सकता है आप फंस जाएं, आंसर ना निकले तो थोड़ा डाउट होता है, अरे नहीं आ रहा आंसर, पर जैसे जैसे हमारे आंसर्स आने लगते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने लगते हैं, तो बहुत मज़ा आने लगती है और फिर पढ़ने में और अच्छा लगता है, ठीक है कि नहीं। चलो भाई, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा, फिर हमने कुछ फोर्सेस देख लिए। फोर्स हमारे क्या क्या है, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, कैसे हम इन सब चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कब हमें टेंशन अप्लाई करनी है, कब स्प्रिंग फोर्स लगाना है, कब हमें एंगल्स के फोर्स के कंपोनेंट करने हैं, कब हमें नॉर्मल फोर्स लगाना है, कब हमें टेंशन फोर्स लगाना है, और कैसे पुलिस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सब आज की क्लास में हमने देखा। और साथ ही साथ 4-5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हमारी बहुत जल्दी मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।